हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चिरक मेडिकल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपका एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। क्या होता है हॉस्पिटल और आपकी क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, उसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपका जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल क्या होता है, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, जनरली क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। प्रॉपर तरीके से आज हम इसमें 4-5 चैप्टर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं कि आपका जो हॉस्पिटल होता है वो क्या होता है। तो जनरली अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो आपका हॉस्पिटल क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे आपका जो बीमार पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट होते हैं, ब्लड वाले पेशेंट होते हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी इंसान को जो बीमारी होती है, इंजरी होती है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे किया जाता है? आपके हॉस्पिटल के अंदर। वही क्या कहलाता है? आपका हॉस्पिटल कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब अगर हम, आपने देखा होगा कि जो रेड प्लस होता है, रेड प्लस का मतलब क्या होता है? वहाँ पर रेड प्लस का मतलब ये होता है कि मतलब उसको जोड़ना। ठीक है, कि जो टूटे फूटे पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, तो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है प्रॉपर तरीके से, हम उनको अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर हम, एक होता है आपका ग्रीन प्लस, मतलब आपने हरे कलर का आपने सिंबल देखा होगा कहीं पर, ग्रीन जो आपका प्लस का निशान होता है, तो उसका मीन्स क्या होता है कि आपका फार्मासिस्ट होता है, जो फार्मासिस्ट के लिए उसको यूज किया गया है जनरली। वहाँ पे उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे दवाइयाँ बन रही है। इतना हो गया। तो हॉस्पिटल क्या होता है? आपका हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इंजर्ड या बीमार पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी चीज़, ये आपका क्या होता है, इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें लगभग बहुत तरीके से या प्रॉपर तरीके से आपके पास स्टाफ होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपके पास जो हॉस्पिटल है डायग्नोस करने के लिए बीमारी को, प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए आपके पास। और उसका अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो विदाउट इक्विपमेंट, तो वो एक गलत बात है। प्रॉपर आपके पास एक ट्रेंड स्टाफ भी होना चाहिए जो मतलब अच्छे से पेशेंट को ट्रेंड कर सके, अच्छे से मेडिकेशन उसको दे सके। ठीक है, ऐसा स्टाफ भी आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास जितनी भी मेडिकल की जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है, ठीक है, ताकि आप जो इंजर्ड पेशेंट है, बीमारी वाले पेशेंट है, आप उसको अच्छे से ट्रीटमेंट या उसको अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो वही क्या कहलाता है? हमारा हॉस्पिटल कहलाता है। अब अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, देखो इसका ये थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, आपको प्रॉपर दिखाई दे जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं हम अभी, 1 मिनट। ठीक है, तो अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, चलो फिर देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या है, हॉस्पिटल के फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका टीचिंग हॉस्पिटल। देखो हॉस्पिटल क्या होते हैं, जहाँ पे कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिनमें टीचिंग भी कराई जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें क्या होना चाहिए, आपका क्वालिटी ऑफ लॉ प्रैक्टिस, लॉ मेडिकल प्रैक्टिस। इसमें आपकी जो मेडिकल का लॉ होता है, उसकी क्वालिटी होती है, उसकी भी प्रैक्टिस की जाती है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो ट्रीटमेंट का डिटेक्शन होता है वो भी किया जाता है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट को अच्छे से दे पाते हैं और उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटीज़। प्रॉपर तरीके से कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी से या सभी प्रकार की फैसिलिटी पाई जाती है। जैसे आपका एम्स वगैरह होते हैं, एम्स हॉस्पिटल होते हैं, अपोलो होते हैं। ये क्या होता है कि प्रॉपर वे में चलने वाले हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर पेशेंट को क्या होता है, सारी सुविधाएं दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी प्रोग्राम। कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिनमें सेफ्टी पर्पज़ के लिए कैसे पेशेंट को बचाना है, कैसे सेफ्टी प्रोग्राम होते हैं, वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट पेशेंट एंड कम्युनिटी। ठीक है, कुछ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट पेशेंट के लिए भी होते हैं और कम्युनिटी के लिए भी होते हैं, मतलब सामुदायिक हॉस्पिटल भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड मेंटेन के कुछ हॉस्पिटल भी होते हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से कितना पेशेंट आ रहा है, कितना ट्रीटमेंट हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कुछ हॉस्पिटल
होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके सारे फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसीज एंड मेंटेन एंड एडिक्वेट स्टाफ। ठीक है, कुछ हॉस्पिटलों की पॉलिसीज बनी होती है कि वे उस किस तरीके से उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, और उनके पास एक एडिक्वेट स्टाफ भी होना चाहिए। ठीक है, कि जितना हमें स्टाफ चाहिए इतना स्टाफ हमारे हॉस्पिटल के अंदर है या नहीं है। तो ये सब क्या थे, हमारे हॉस्पिटल के फंक्शन थे। ठीक है बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, ये आपको क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं या छोटा कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, जो हमारा हॉस्पिटल होता है इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से पेशेंट का स्टे जो रुकने का होता है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा वो आपका हॉस्पिटल क्या होना चाहिए, क्लिनिकल बेसिस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, क्या उसका उद्देश्य है उसके उस आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कुछ हमारे क्या होते हैं, जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें टीचिंग भी दी जाती है और रिसर्च हॉस्पिटल्स भी होते हैं। जैसे हमारा देहरादून के अंदर FRI है, FRI इंस्टीट्यूट है आपका, और शुभारती हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें टीचिंग भी कराई जाती है प्रॉपर तरीके से, और रिसर्च भी की जाती है बीमारियों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन ओनरशिप। ठीक है, कि ओनरशिप भी होनी चाहिए कि किस बंदे के का ओनरशिप है उसके साथ, हॉस्पिटल के साथ। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक हॉस्पिटल्स, कुछ क्या होते हैं पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं हमारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या होता है हमारा बेस्ड ऑन साइज। अगर साइज के आधार पर देखें तो हमारे क्या होते हैं, कुछ टीचिंग हॉस्पिटल भी होते हैं जिनमें टीचिंग कराई जाती है बीमारी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, और जो नई नई ड्रग मार्केट में आ रही है, ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हमारा जो कुछ हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, कुछ हॉस्पिटल हमारे स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ हमारे लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, कुछ क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, और कुछ हमारे होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगर मेडिसिन के सिस्टम के उस पर आधारित बात करें तो कुछ क्या होती है हमारी वॉलंटरी एजेंसीज होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है हमारी, एक संस्था होती है, मतलब जो किसी मतलब अदर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, मतलब तो वो क्या हो जाता है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है कि ये एक संस्था होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो किस किस से जुड़ी हुई संस्था होती है, कैसे कैसे एक प्रॉपर संस्था बनी हुई होती है। तो सबसे पहली बात करें अगर हम गवर्नमेंट की, तो सबसे पहला क्या है हमारा गवर्नमेंट है। अब उसके अंदर क्या होता है हमारा, कुछ क्या होते हैं सुपरिटेंडेंट होते हैं, और हमारे कुछ डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब उसमें भी दो चीज़ें होते हैं हमारी, फर्स्ट होती है हमारी पर्सनल के अंदर आती है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है। कौन सी आती है पर्सनल के अंदर, एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है। और अगर दूसरी ओर हम बात करें तो कुछ क्या होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट होते हैं, और कुछ क्या होता है हमारा पब्लिक रिलेशन होता है। इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम। देखो ये क्या होता है हमारा, लगभग 4 प्रकार की ये संस्था हमारी जो डिवाइडेशन हुई है 4 टाइप्स में हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, या थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलो इतना बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज। अब क्लिनिकल सर्विसेज में हम क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, तो सबसे पहली बात आपके पास प्रॉपर मेडिसिन्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्जरी का जो प्रोसेस होता है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी रेडियोलॉजी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ब्लड बैंक भी होना चाहिए आपके पास। सारी जो आपके AB पॉजिटिव होता है, O पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये सारे ब्लड भी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए आपके पास, रिसर्च लेबोरेटरी भी होनी चाहिए, ताकि आप किसी बीमारी के बारे में या किसी
डिजीज़ के बारे में या किसी ड्रग के बारे में आप रिसर्च कर सको। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी लैब भी आपके पास होनी चाहिए। ये तो आपकी क्या थी, क्लिनिकल सर्विसेज थी। जितनी भी ये थी आपकी, ये क्या थी, क्लिनिकल सर्विसेज थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेशलाइज सर्विसेज के बारे में कि कुछ क्या होती है हॉस्पिटल के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी स्पेशलाइज सर्विसेज होती है। ठीक है, जैसे हमारी क्या होती है, नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो नर्सिंग जो मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है उसकी प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल स्टेरलाइज सर्विसेज। ठीक है, मतलब जो एक प्रॉपर तरीके से क्या होती है, सेंट्रल लेवल पे स्टेरलाइज सर्विस होती है। नेक्स्ट है हमारा डाइटरी सर्विस। ठीक है, डाइटरी मतलब खान पीन का जो भी प्रक्रिया है हॉस्पिटल्स के अंदर वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये क्या होती है, स्पेशलाइज सर्विस होती है जो एक संस्था के अंदर होनी चाहिए और जो अच्छे पेशेंट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं उनको दी जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फार्मेसी सर्विसेज। फार्मेसी सर्विस, फार्मेसी से तो आप समझ ही रहे हो कि एक प्रॉपर आपके पास फार्मेसी होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपकी एक डिस्पेंसरी होती है, उसमें सभी प्रकार की मेडिसिन्स होती है और वो सुविधा पेशेंट के लिए दी जाती है, वो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आपके पास होनी चाहिए। अगर हम उसमें बात करें कि क्या क्या सर्विसेज होती है वो, तो सबसे पहले हमारी क्रेडिट सर्विसेज। क्रेडिट सर्विसेज भी आपके पास होनी चाहिए, मतलब एटीएम वगैरह की सुविधा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन। टेलीफोन भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग भी आपके पास होनी चाहिए, एक्सेट्रा और भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी क्या थी, एक संस्था थी, जो संस्था के अंदर ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फार्मेसी सर्विसेज। अब फार्मेसी सर्विसेज, अभी जो थर्ड पॉइंट था ये वाला हमारा, जो फार्मेसी सर्विसेज था मैंने बताया है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है फार्मेसी सर्विसेज के अंदर। प्रॉपर आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके पास ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी होनी चाहिए कि आपकी जो ड्रग है, ड्रग की वो एक्सपायरी कब हो रही है या कितनी मेडिसिन हमारी डिस्पेंसरी के अंदर एक्सपायर होगी, कितनी होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग सर्विसेज। ठीक है, कि एक प्रॉपर तरीके से क्या होता है, मेडिकल रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसकी अच्छे से सर्विस की जाती है। इतना हो गया। चलो अब ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है हमारा, हॉस्पिटल फार्मेसी। उसमें क्या था हमारा, हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी थी। अब बात करते हैं हम हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, एक मैंने अभी ऊपर भी बताया कि जिसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है वही और प्रैक्टिस की जाती है, एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पर तैयारी की जाती है। उसको जो आपका मटेरियल होता है, ड्रग्स वगैरह होती है, उसकी स्टोरिंग की जाती है, कंपाउंडिंग की जाती है और उसको डिस्पेंस किया जाता है मेडिसिन्स को। और जितनी भी आपकी मेडिकल डिवाइसेस होती है उसको हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर रखा जाता है। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाती है। कि जिसके हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी होती है जिसके अंदर हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, जितनी भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज होती है। और जो हम उसकी जो तुलना कर सकते हैं, जैसे आर्ट हो गया आपका, प्रैक्टिस हो गया, स्टोरिंग होगा, कंपाउंडिंग होगा, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग होगी और जितनी भी ऑलमोस्ट मेडिकल डिवाइसेस होती है उनके बारे में हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में स्टडी की जाती है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा इसका सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहला अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्रॉपर आपके पास ड्रग या केमिकल्स या उसका जो बायोलॉजिकल कंडीशन है, आपकी जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका द डिमांड फॉर ड्रग केमिकल्स। ठीक है, कि जो ड्रग की कितनी डिमांड्स हो रही है, कितने केमिकल्स आपके पास अवेलेबल है या कितने नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। या ये इसके फंक्शन में आता है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपकी जितने भी बीमारियों से संबंधित या ड्रग से संबंधित
आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो एसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ये कहाँ पर होती है आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी, ये कहाँ पर होती है बच्चों, ग्राउंड फ्लोर और द फर्स्ट फ्लोर। आप इसको या तो ग्राउंड फ्लोर पे रख सकते हो या फिर फर्स्ट फ्लोर पे रख सकते हो, जो आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है। अब अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी के एरिया के बारे में देखें कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल इंक्लूड्स द फॉलोइंग एरियाज। तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो आपकी होती है उसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड कर सकते हैं हम, कौन से एरिया हम उसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ऑफिस ऑफ द चीफ, जो आपका मतलब चीफ फार्मासिस्ट है या चीफ डॉक्टर है, उसका प्रॉपर आपका एक ऑफिस बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ओपीडी डिपार्टमेंट, ओपीडी डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन। तो आपके पास जो आपके स्टेराइल यूनिट होती है और आपकी जो नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन होती है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग एरिया, पैकेजिंग के लिए और लेबलिंग के लिए भी आपके पास वहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल एंड वोलेटाइल लिक्विड एरिया, अल्कोहल से संबंधित या जितने भी आपके वोलेटाइल लिक्विड एरिया होते हैं वो भी आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोल्ड स्टोरेज एरिया, कोल्ड स्टोरेज एरिया भी आपके पास होना चाहिए। मतलब जैसे आपका कुछ रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज वगैरह होते हैं जिसमें आप जो आपकी वैक्सीन्स होती है वो रखी जाती है, वो कहाँ रखी जाती है, आपके कोल्ड स्टोरेज एरिया में ही रखी जाती है। क्योंकि जो कुछ वैक्सीन्स क्या होती है उनका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो बिना टेम्परेचर के क्या हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए भी हमें फ्रिज या रेफ्रिजरेटर रखना पड़ता है। तो वो भी आपकी जो आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो भी वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम फार्मेसी स्टोर रूम, लाइब्रेरी और वेटिंग रूम। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉपर फार्मेसी स्टोर रूम भी होना चाहिए, आपके पास लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बुक्स भी होनी चाहिए जिनके बारे में, जो आपकी बुक्स होती है उनके ड्रग्स के बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, और वेटिंग रूम भी आपका होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो अगर हम इसकी बात करें फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट की, कि जो आपका फ्लोर होता है अगर आप उसको फर्स्ट फ्लोर पे रख रहे हो या ग्राउंड फ्लोर पे रख रहे हो, ठीक है, तो उसको आप दो ही जगह रख सकते हो। आपकी जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है या तो ग्राउंड फ्लोर पे रख सकते हो, ठीक है, या तो ग्राउंड फ्लोर या फिर आपका फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर के इस स्पेस के अकॉर्डिंग हम जो उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं वो क्या होती है। तो सबसे पहला आपका इक्विपमेंट आता है, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी होने चाहिए। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज़ आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट चैम्बर, कैबिनेट चैम्बर भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिस्टिल्ड वाटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिस्टिल्ड वाटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आपके पास होना चाहिए। फिल्टर्स भी आपके पास होना चाहिए, होमोजेनाइजर भी होना चाहिए, कैप्सुलेटिंग मशीन भी होनी चाहिए आपके पास, ऑटोक्लेव भी होना चाहिए। ये आपका जितनी भी मैंने शूटिक्स में पढ़ा रखा है कि आपका जो ऑटोक्लेव होता है उसका काम क्या होता है, कैप्सुलेटिंग मशीन के बारे में बता रखा है, होमोजेनाइजर के बारे में बता रखा है, तो आप उसको वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास ओवन भी होना चाहिए। ओवन आपने देखा होगा लैब में, मैंने बच्चों को बता भी रखा है, ओवन भी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है आपका प्रेशर पंप एंड वैक्यूम पंप भी आपके पास होना चाहिए, जो एक छोटा सा जो आपने मोटर देखा होगा पानी वाला, ये वैक्यूम पंप आपका इसी टाइप का होता है। नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी मीटर, कंडक्टिविटी मीटर भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पीएच मीटर एंड पोलैरीमीटर, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं और इनका यूज भी बहुत होता है, ये मैंने बता रखा है, उसको आप फार्मास्यूटिक्स की वीडियो में देख सकते हो जाके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है बच्चों, इक्विपमेंट के अंदर आती है, जो आप फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो उसमें हमारी कुछ क्या होती है, कुछ कमेटी वगैरह होती है। ठीक है, तो कमेटी वो किस प्रकार की होती है, क्या क्या उन कमेटी में कौन उनको हैंडल करता है, किस तरीके से बनाई जाती है,
उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसकी एक प्रॉपर कमेटी होती है। नेक्स्ट है आपका चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है। तो जो कुछ चीफ हॉस्पिटल्स होते हैं मतलब मीडियम वाले, तो उनके अंदर आपके जो चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी भी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे क्या होते हैं, हॉस्पिटल से जुड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में, ठीक, तो चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होते हैं आपके देख लेते हैं बच्चों। इसको देखो 4-5 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला क्या होता है आपका चीफ फार्मासिस्ट। चीफ फार्मासिस्ट जो होता है हॉस्पिटल के अंदर, मतलब जो आपका सीएमओ होता है, सीएमओ से नीचे आपके एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, उनके बाद आपका नर्सिस होती है, फार्मासिस्ट होता है। तो जो चीफ फार्मासिस्ट होता है उसमें आपका स्टाफ भी फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टाफ फार्मासिस्ट टेक्नीशियन, जो आपका स्टाफ फार्मासिस्ट टेक्नीशियंस होते हैं कुछ, वो भी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्लर्क, क्लर्क भी आपके पास होना चाहिए। अब इसमें बात करें हम क्या होता है, इसमें कुछ हमारे पास फार्मेसी स्टूडेंट भी होते हैं जो एज ए प्रैक्टिस या फिर एज ए ट्रेनिंग होते हैं। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एजुकेशन के लिए या ट्रेनिंग के लिए भी एक प्रॉपर एक रूम होता है जो वहाँ पे आपके जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको अच्छे से एजुकेट किया जाता है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारा क्या आता है कि आपकी जो पेरेंट्रल ड्रग होती है पेरेंट्रल रूट से दी जाती है, या फिर आपकी अदर डोसेज फॉर्म होती है, उसके बारे में भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती है हमारी, कुछ हमारे क्या होते हैं जर्नल्स होते हैं, कुछ हमारी पर्सनल चीज़ें होती है, पर्सनल जो डॉक्टर्स का होता है, एक एज ए नर्सिस वगैरह का होता है, कुछ हमारा परचेजिंग सिस्टम होता है, और कुछ हमारे क्या होते हैं वहाँ पे फार्मेसी स्टोर भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सप्लाई सर्विसेज की, सप्लाई सर्विसेज में आप क्या कर सकते हो, जो आप एक एज ए एक पेशेंट को दे रहे हो, तो इसमें क्या है कुछ आउट पेशेंट के लिए होता है और कुछ इन पेशेंट के लिए होता है और कुछ इमरजेंसी सुविधा के लिए होता है। इसमें आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, ये सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिसर्च, अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट का विकास है वो प्रॉपर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव की जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है या चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका फार्मेसी मैनेजमेंट, फार्मेसी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें हम कंपाउंडिंग की, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग की, किस तरीके से आप कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग कर पा रहे हो। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, एक डॉक्टर्स के द्वारा या एक आपका जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं या फिर आपके जो डायग्नोस करते हैं उसके द्वारा लिखा हुआ एक लेटर होता है जिसमें प्रॉपर पेशेंट का नाम वगैरह, एज, सेक्स वगैरह प्रॉपर लिखी होती है, एड्रेस होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेस्क्रिप्शन कहलाता है। प्रेस्क्रिप्शन में हमारा एक आरएक्स का आता है, आरएक्स का मतलब क्या होता है, तो आरएक्स का मतलब होता है बच्चों यू टेक, ठीक है। तो यू टेक का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखने से पहले क्या करता है, आरएक्स लिखता है, तो वो क्या करता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये पेशेंट इन मेडिसिन को लेके जल्दी ठीक हो जाए, तो आरएक्स का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है हमारा नारकोटिक, नारकोटिक मतलब नशीली दवाइयाँ जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेबलिंग एंड पैकेजिंग, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा लेआउट। अगर हम इसकी लेआउट की बात करें कि जो आपका हॉस्पिटल होता है वो किस प्रकार बना होता है या कहाँ कहाँ उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं हम, और छोटा कर लेते हैं, ये बहुत ही प्यारा फ्लो चार्ट मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक हॉस्पिटल फार्मेसी का स्ट्रक्चर है प्रॉपर तरीके से, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो सबसे पहला क्या आता है हमारा
स्टाफ रूम आता है। ठीक है बच्चों, स्टाफ रूम आता है। स्टाफ का जो रेस्टिंग रूम होता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पैकेजिंग एरिया। पैकेजिंग एरिया भी होना चाहिए जहाँ से आप मेडिसिन्स को या ड्रग को आप पैकेज कर रहे हो अच्छे से। नेक्स्ट है आपका पब्लिक टॉयलेट भी होने चाहिए। मतलब पब्लिक टॉयलेट जो मतलब कुछ पेशेंट्स ऐसी बाहर से आते हैं जो आउट पेशेंट होते हैं, तो वो क्या होता है एज ए पब्लिक वाले में आप उसको यूज कर सकते हो, जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका ही और सी टॉयलेट। ठीक है बच्चों, कुछ आपके ही होते हैं और कुछ आपके सी टॉयलेट होते हैं, फीमेल और मेल के लिए होते हैं। वो भी आपकी जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बोतल कंटेनर रूम। बोतल कंटेनर रूम भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर भी होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर ड्रग को स्टोर कर पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल स्टोर, तो सर्जिकल स्टोर भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी रूम भी आपके पास होना चाहिए। रिकॉर्ड रूम भी होना चाहिए जिसमें आप पेशेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट रूम भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका मीटिंग रूम, जहाँ पे एज ए डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सिस, ऑलमोस्ट जितना भी स्टाफ होता है वहाँ पे मीटिंग की जाती है, और मीटिंग रूम भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जनरल ऑफिस, कुछ जनरल 1-2 जनरल ऑफिस भी होना चाहिए। और लास्ट है आपका काउंटर, एक प्रॉपर काउंटर भी होना चाहिए। तो ये आपको लेआउट अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों कि आपका जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वो उसका जो स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो इस प्रकार बनाया जाता है। ये चीज़ें या ये सुविधाएं आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 3 है आपका। नेक्स्ट चैप्टर 3 क्या है आपका? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है या प्रॉपर तरीके से कैसे एक सिस्टम बना हुआ है उसको कैसे हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। कि जो आपका हॉस्पिटल होता है बच्चों, हॉस्पिटल क्या होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से आपकी मेडिसिन्स यूज की जा रही है और कुछ थेराप्यूटिक सब्सटेंस दी जा रहे हैं। कुछ हमारे आउट पेशेंट होते हैं या फिर कुछ हमारे क्या होते हैं इन पेशेंट होते हैं। आउट पेशेंट क्या होते हैं बच्चों? अगर हम आउट पेशेंट की बात करें तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मतलब हॉस्पिटल में आएंगे, दवा लेके चले जाएंगे, आउट पेशेंट हो गया। आपका इन पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होगा कि पेशेंट आया और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे इन पेशेंट डिपार्टमेंट कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है? 2 प्रकार से होती है। तो कौन कौन से प्रकार है वे बच्चों हमारे देख लेते हैं एक बार। देखो कुछ क्या होते हैं हमारे इंडोर पेशेंट होते हैं। ठीक है, इंडोर पेशेंट से आप क्या समझ रहे हो कि जो पेशेंट का जो ऑपरेशन थिएटर है या आप एक्सरे कर रहे हो पेशेंट का या उनको क्या कर रहे हो, अदर स्पेशलाइज डिपार्टमेंट उनके लिए बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके इंडोर पेशेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटडोर पेशेंट। आउटडोर पेशेंट क्या होते हैं कि उसमें क्या होता है आपका जो पेशेंट क्या होते हैं एडमिट नहीं होते। अभी मैंने ऊपर भी बताया कि जो आपके आउट पेशेंट होते हैं या आउटडोर पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, मतलब मेडिसिन्स लेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते। ठीक है, या उनको प्रॉपर एक बेड भी नहीं हम दे पाते। ठीक है, तो वो क्या होते हैं बाहर से बाहर ही चले जाते हैं, मेडिसिन्स लेंगे और चले जाएंगे। तो ये क्या होते हैं आपके आउट पेशेंट या आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आउट पेशेंट या एम्बुलेटरी। ठीक है, तो जो पेशेंट्स होते हैं जो एडमिट नहीं हो रहे हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, कुछ पेशेंट क्या होते हैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हुए, मतलब वो एडमिट नहीं हुए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम उनको क्या कर रहे हैं मतलब जनरली कुछ या तो हम उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं या उनको जनरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसको एक प्रॉपर डायग्नोस के बारे में भी बताया जाता है, उसके थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में बताया जाता है और उसके प्रिवेंटिव केसेस के बारे में या डिजीज़ के बारे में हम उसको अच्छे से बता सकते हैं। तो वो क्या होते हैं हमारे आउट पेशेंट और एम्बुलेंट्री डिपार्टमेंट होते हैं। इतना हो गया। चलो अब इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें किसके टाइप के बारे में, आउट पेशेंट या फिर एम्बुलेंट्री के बारे में, तो इसमें क्या होता है बच्चों हमारा ये 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जनरल आउट पेशेंट,
सेकंड है हमारा रेफर्ड आउट पेशेंट, और थर्ड है आपका इमरजेंसी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा हमारा थर्ड, इमरजेंसी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। चलो अब हम इसके लोकेशन की, लेआउट की अगर हम बात करें, मैंने फ्लो चार्ट में बता रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा शायद लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं बच्चों एक बार, इसलिए आपको प्रॉपर दिख जाएगा फिर। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी लेआउट की या लोकेशन की या इसकी जो पर्सनल गाइडलाइंस होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है वो बच्चों, तो फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, कि जो आपके फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर बेड के अकॉर्डिंग, वो कितने होने चाहिए और कितने होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये बहुत ही बार फार्मासिस्ट के जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो फार्मासिस्ट से रिलेटेड, तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये टेबल आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगर हम बेड की स्ट्रेंथ देखें बच्चों, कि जो हॉस्पिटल के अंदर बेड होते हैं लगभग, उनके बेड के हिसाब से जो आपकी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है नंबर के हिसाब से, वो कितनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें 50 बेड की, ठीक है, अप टू 50 बेड, तो 50 बेड पे कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए बच्चों, 3 फार्मासिस्ट कम से कम आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 100 बेड, अप टू 100 बेड, 100 बेड पे कितने होने चाहिए, 5 फार्मासिस्ट। 200 बेड की अगर हम बात करें, 200 बेड पे कितने होने चाहिए बच्चों, 8 होने चाहिए, 8 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है हमारा 300 बेड, जो कुछ क्या होते हैं 300 बेड के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए, 300 बेड पे 10 फार्मासिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 500 बेड, अगर हम 500 बेड की बात करें कि कोई हॉस्पिटल क्या है 500 बेड का बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपके जो पेशेंट की जो नंबर रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, लगभग 15 होती है। तो इतने आपके बेड के हिसाब से आपके फार्मासिस्ट आपके पास होने चाहिए। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों इतना। नेक्स्ट चैप्टर की अब बात करें हम, चैप्टर 4 है हमारा हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देख लेते हैं कि हॉस्पिटल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं एक बार। तो जनरली अगर हम बात करें हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग की बारे में, तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वहाँ पर किस किस चीज़ की, आपकी जो स्टेराइल ड्रग्स होती है और जो आपकी नॉन स्टेराइल ड्रग्स होती है उसकी क्या की जाती है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल इन विच प्रोडक्ट स्टेरिलिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कि जो आपकी स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो मटेरियल का, तो वो प्रोडक्ट प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्टेरिलिटी उस प्रोडक्ट की आनी चाहिए या वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, कुछ हमारे क्या होते हैं, एम्प्यूल्स होते हैं और आपके इंजेक्शन्स वगैरह होते हैं जो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होने चाहिए, और स्मॉल और लार्ज वॉल्यूम जो आपकी पेरेंट्रल्स ड्रग्स होती है वो भी होनी चाहिए। वो सब क्या कहलाती है, आपकी स्टेरिलाई या स्टेरिलिटी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। अब अगर हम नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसमें प्रॉपर प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, जो आपकी जो डोसेज फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, पेरेंटरली हम उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको करने के लिए आपको स्टेरिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पेरेंटरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको स्टेरिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कि इसमें क्या होता है, ये नॉट इसेंशियल होता है, मतलब स्टेरिलिटी उसके लिए इसेंशियल नहीं मानी जाती। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी टैबलेट की बात करें, तो टैबलेट क्या होती है, टैबलेट देखो इसमें बताया है कि जो आपके नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें आप प्रोडक्शन कर सकते हो डोसेज फॉर्म का, लेकिन वो पेरेंटरली आप उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको स्टेरिलिटी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपकी टैबलेट होगी, टैबलेट को आप स्टेराइल नहीं कर सकते, सिरप हो गया और आपके कैप्सूल्स वगैरह हो गए एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी जैसे मल्सन सस्पेंशन ये हो गया, तो आप उसको स्टेराइल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको स्टेरिलिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये क्या होता है, आपके नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसके अंदर आपकी
टैबलेट आती है, कैप्सूल्स आते हैं, सिरप वगैरह आते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन क्या होता है? हमारा आर्थिक विचार होता है। ठीक है, कि अगर हम इसके आर्थिक विचार की बात करें बच्चों, तो सबसे पहली बात हमारी क्या आती है? आपके पास अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का जो आपकी ड्रग्स होती है, जो आप यूज कर रहे हो, वो आपके पास होनी चाहिए। क्वांटिटी होनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी होनी चाहिए। प्रोडक्शन की क्रिया भी होनी चाहिए। कोस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, कितनी उसकी कॉस्ट है। लैंड, भूमि, कितनी आपके पास ज़मीन है या भूमि है। लेबर, कितने आपके पास मजदूर है, और कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी इकोनॉमिकल कंसिडरेशन होती है। इस प्रकार से आप उसको कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होती है हमारी? स्टेरलाइज मैन्युफैक्चरिंग। अब स्टेरलाइज मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? ठीक है, तो स्टेरलाइज मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर हम बच्चों बात करें कि जो आपकी स्टेराइल प्रिपरेशन की जाती है या होनी चाहिए, वो प्रॉपर क्या होनी चाहिए? क्लीन। जहाँ पे स्टेराइल का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें स्टेराइल सिंगल वर्ड की, अगर हम बात करें तो स्टेराइल का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन एरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें घूम रही हो, एयर चल रही हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से वो क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, क्लीन एरिया होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? पर्सनली इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, मटेरियल्स यूज कर रहे हो। ठीक है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए? जो एयर जहाँ से आ रही है, जैसे विंडोज वगैरह होती है, वो प्रॉपर लॉक भी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे एयर भी ना आ सके। क्योंकि एयर भी आएगी तो एयर की वजह से भी वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं, मतलब ख़राब हो सकते हैं। तो स्टेरलाइज जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो बच्चों को क्या होनी चाहिए? प्रॉपर वहाँ पे साफ एरिया होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर इक्विपमेंट, पर्सनल इक्विपमेंट होना चाहिए, और आपके पास प्रॉपर मटेरियल भी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसमें एयर लॉक्स भी होने चाहिए। ठीक है, जहाँ से एयर भी पास ना हो सके, तो वो क्या कहलाती है? आपकी स्टेरलाइज मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट है आपका रिस्क ऑफ माइक्रो बायोलॉजिकल पार्टिकुलेट्स एंड पायरोजन कंटामिनेशन आर मिनिमाइज। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है? वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, जो मतलब बैक्टीरिया आ जाएंगे या कुछ माइक्रोब्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम जितना भी हो सके आप उसको क्या कर सकते हो? कंटामिनेशन होने से बचा सकते हो। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब अगर हम इसके लार्ज और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल की अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो मतलब कुछ बड़ी या छोटी मात्रा में अगर हम पेरेंटल दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? कुछ वॉल्यूम्स दी बनाई हुई है। तो उसमें क्या क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंजेक्टेबल फ्लूइड वॉल्यूम वेरी फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ मिलीलीटर ऑफ न्यूमरस 100 मिलीलीटर्स। ठीक है, कि जो आपका जो इंजेक्टेबल मतलब जो इंजेक्शन का जो फ्लूइड की वॉल्यूम जो रखी गई है, बनाई गई है, वो मिलीलीटर से लेके कुछ लगभग 100 मिलीलीटर होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए उसकी वॉल्यूम। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ इंट्रावेनियस फ्लूइड वेरी फ्रॉम 1 ml। ठीक है, मतलब जो आप आईवी रूट्स, आईवी जो फ्लूइड की जो वॉल्यूम होती है, वो लगभग 1 ml से 500 ml, या फिर क्या हो सकती है? 500 ml से ज़्यादा या 500 ml हो सकती है। समझ में आया बच्चों? की जो आपका आईवी रूट से जो फ्लूइड दिया जा रहा है, तो जो उसकी अगर हम नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए? लगभग 1 ml से लेके वो 500 ml तक का होती है, या मोर देन भी हो सकती है, मतलब 500 ml। तो ये आपको वॉल्यूम समझ में आ गई कि जो आपका पेरेंट्रल होता है उसकी कितनी होती है, और जो आपका आईवी फ्लूइड होता है उसकी कितनी होती है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके एरिया वगैरह के बारे में। ठीक है, आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, तो इसको छोटा कर लेते हैं हम, फिर आपको ये दिखाई देगा। चलो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो 3 पार्ट्स ये डिवाइड हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका क्राइटेरिया आता है, नेक्स्ट आता है आपका लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, नेक्स्ट है आपका स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका जो पैक साइज होता है, ठीक है, अगर इसमें हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल की बात कर रहे हैं और इसमें स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल की बात कर रहे हैं, तो जो पैक साइज होता है, तो लार्ज में पेरेंट्रल की वॉल्यूम कितनी होती है, 100 ml या उससे ज़्यादा हो सकती है। इतना समझ में आ गया। अगर हम स्मॉल की छोटी मात्रा की बात करें, छोटी वॉल्यूम की बात करें पेरेंट्रल में, तो कितनी होती है बच्चों, वो 1 से लेके लगभग 99 ml होती है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज्ड फॉर पैकिंग। अगर अब क्या कर रहे हो आप, किस टाइप के आप कंटेनर यूज कर रहे हो पैक करने के लिए, तो उसमें जो बड़ी मात्रा में पेरेंट्रल की वॉल्यूम होती है तो उसमें होता है आपका जनरली आप क्या करते हो, प्लास्टिक यूज करते हो, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल में या प्लास्टिक की जो बोतलें आती है उसमें यूज करते हो। नेक्स्ट है आपका, अगर हम स्मॉल वॉल्यूम में बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, आप ग्लास यूज कर सकते हो, अंबर कलर का होना चाहिए, वो आसमानी कलर का, एम्प्यूल्स और आपकी वायल्स होती है। ग्लास होना चाहिए, मतलब कांच या फिर अंबर कलर का एम्प्यूल्स आपके पास होना चाहिए, या वायल्स होती है जो इस प्रकार की आती है। वो आप जैसे इंजेक्शन आता है ना, जो आपके आईवी रूट या वेन्स में जो दिए जाते हैं, उनको ऐसे ही तोड़ देते हैं, ये उनकी यहाँ पे हल्का सा निशान होता है, उसको तोड़ देते हैं ऐसे डॉक्टर। तो ये आपकी क्या होती है, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल होती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स में आप क्या दे सकते हो, लार्ज के लिए वाटर फॉर इंजेक्शन दे सकते हो। इसमें क्या होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन और ऑयल दोनों दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका एडिड सब्सटेंस। क्या क्या उसमें एडिड सब्सटेंस आप कर सकते हो, तो इसमें कोई भी सब्सटेंस आप ऐड नहीं कर सकते हो लार्ज वॉल्यूम के लिए, बल्कि इसमें जो आपका स्मॉल वॉल्यूम होता है इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपके कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं, कुछ आपके एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं, कुछ आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्टर्ड। तो इसमें आप क्या क्या एडमिनिस्टर कर सकते हो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल के लिए, आईवी सेट के साथ आप उसको रख सकते हो, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, सिरिंज या फिर निडल जो आपकी होती है उसके साथ दे सकते हो। इतना समझ में आ गया बच्चों। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल की फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा व्हीकल्स में आप क्या क्या दे सकते हो, तो सबसे पहले आता है हमारा एक्वस व्हीकल। एक्वस का मतलब होता है मतलब लिक्विड, जैसे पानी होता है, तो एक्वस लिक्विड है। तो इसमें क्या है हमारा, वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए आप क्या करते हो, इसमें क्या होना चाहिए, स्टेरिलाइज वाटर फ्री फ्रॉम वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज एंड पायरोजन। तो अगर वाटर फॉर इंजेक्शन है तो वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है, और फ्री फ्रॉम वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब उड़ने वाला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और पायरोजन फ्री भी होना चाहिए, मतलब बैक्टीरिया या माइक्रोब्स से भी वो फ्री होना चाहिए, तब वो जाके वाटर फॉर इंजेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम ऑफ डिजोल्व एयर, ठीक है। तो जो वाटर फॉर इंजेक्शन है तो वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम, उसमें आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होनी चाहिए और आपका एयर भी डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो आपका एक्वस व्हीकल माना जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम नॉन एक्वस व्हीकल की बात करें, नॉन एक्वस, तो इसमें सबसे पहला है आपका ऑयल आता है। तो ऑयल में क्या आते हैं हमारे, कुछ फिक्स ऑयल होते हैं, ठीक है। फिक्स ऑयल जैसे आपका सरसों का तेल हो गया, ठीक है, जो उड़ते नहीं है, और जो वोलेटाइल होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो ये नॉन एक्वस व्हीकल है। इसमें क्या आता है हमारा ऑयल में आपका फिक्स ऑयल आता है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका अराचिस ऑयल आता है, कॉटन सीड ऑयल आता है, आपका आलमंड ऑयल आता है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे ऑयल है जो फिक्स ऑयल के अंदर आते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, आपके नॉन एक्वस व्हीकल कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल। अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में आप क्या कर सकते हो, इथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपके हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के लिए यूज होता है। उसमें क्या होता है, आपके जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी आप नॉन एक्वस में यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होता है आपका, इट इज़ यूज्ड इन डिगोक्सिन इंजेक्शन। ये जो आपका डिगोक्सिन का जो इंजेक्शन आता है उसमें आप यूज
कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एंटी बैक्टीरियल एजेंट। एंटी बैक्टीरियल एजेंट क्या होते हैं? आपके फिनोल वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? हमारा फर्स्ट है इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो थायोयूरिया होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं? हमारे एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट बात करें हम इसकी लेआउट के बारे में, लेआउट ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो आपका लेआउट बना हुआ होता है स्टेराइल प्रोडक्ट का, जो वहाँ पर जो रखे जाते हैं आपके स्टेराइल प्रोडक्ट, ठीक है, जहाँ पे कोई कंटामिनेशन नहीं हो पाता या कोई बैक्टीरिया माइक्रोब्स नहीं पहुँच पाते, तो वो किस प्रकार से एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम स्टॉक रूम की बात करें, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम स्टॉक रूम की बात करें, ये क्या होता है? आपका स्टॉक रूम है। यहाँ पे क्या होता है? आपका कंपाउंडिंग रूम होता है, और यहाँ पे क्या होता है? आपका क्लीनिंग एरिया होता है, क्लीनअप एरिया होता है। ठीक, अब जो कंपाउंडिंग एरिया का जो संबंध होता है वो किससे होता है? आपका एसेप्टिक एरिया से भी होता है, जो बिल्कुल प्योर होता है, एसेप्टिक एरिया होता है। और जो क्या होता है? क्वारंटाइन एरिया भी होता है। ठीक है, कि उसको आप लगभग लंबे समय तक आप उसमें चीज़ें रख के या सामान को रख के बिल्कुल क्वारंटाइन कर सकते हो, मतलब उसको लॉक कर सकते हो कि ताकि उसमें कोई बार बार आना जाना ना कर सके। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होता है? आपका स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग लेबलिंग, पैकेजिंग लेबलिंग भी होती है। और नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी होता है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो? उसको प्रॉपर आपने स्टोरेज कर दिया उसको, फिर बाद में आप उसको क्या कर सकते हो? ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। तो इनका क्या होता है? आपका एक दूसरे के साथ संबंध बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जैसे आपका एसेप्टिक एरिया होगा, एसेप्टिक एरिया का आपका ये क्या होगा? स्टेलाइजेशन एरिया भी है, और स्टेलाइजेशन एरिया आपका एसेप्टिक एरिया भी है। क्वारंटाइन एरिया है तो आपका पैकेजिंग लेबलिंग उसमें आप कर सकते हो। कंपाउंडिंग एरिया है तो आपका स्टेलाइजेशन हो सकता है, और आपका कंपाउंडिंग एरिया भी हो सकता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ये किसका लेआउट है बच्चों? आपका जो स्टेरिलाइल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि जो आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो आप कंटेनर या इक्विपमेंट यूज कर रहे हो प्रॉपर क्लीन मतलब साफ होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की प्रिपरेशन आपको होनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? 2 माइक्रो मिलीग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपका एटम्स होते हैं 2 माइक्रो मिलीग्राम के। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? मतलब जो फिल्टर कर रहे हो तो सीविंग के द्वारा आप उसको हटा सकते हो, मतलब सीविंग के द्वारा वो पास हो जाएंगे। नेक्स्ट आप फिलिंग, फिलिंग एरिया भी आपके पास होना चाहिए, फिलिंग प्रोसेस भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सीलिंग। ठीक है, तो सीलिंग आप के 2 प्रकार से कर सकते हो, एक तो टीप सील दे सकते हो, एक पुल सील दे सकते हो। इतना समझ में आ गया बच्चों? ये क्या होता है? आपका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, कि आप उसको प्रोडक्शन कर रहे हो इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका, चलो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन में हमारा क्या होता है? 2 प्रकार की हीट दी जाती है, एक तो मॉइस्ट हीट होती है, एक आपकी ड्राई हीट होती है। इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका है 5th चैप्टर। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम बहुत लगभग 5-6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका बच्चों हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल्स इक्विपमेंट और आपका हेल्थ एसेसरीज होती है। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट होते हैं, और आपके हेल्थ एसेसरीज होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर हम बात करें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या होते हैं? जनरली या स्पेशली क्या होते हैं? डिजाइन किए जाते हैं एक प्रॉपर डिवाइस के रूप में, जो कैरी करने का काम करते हैं किस टाइम, जिस टाइम आप सर्जरी कर रहे हो या ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस लिए यूज करते हो आप? कि आप प्रॉपर उसको अच्छे से सर्जरी के दौरान या ऑपरेशन के दौरान आप उसको कैरी करने के लिए या उस डिवाइस को आप यूज कर रहे हो। तो इस प्रकार से वो डिज़ाइन होनी चाहिए कि ताकि आप ऑपरेशन के टाइम या सर्जरी के टाइम आप उसको यूज कर सको। सच है, इसमें जो कुछ क्या होता है मॉडिफाई
बायोलॉजिकल टिश्यूज होते हैं, और या फिर टू प्रोवाइड एसिस और वोइंग, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, कुछ बायोलॉजिकल टिश्यूज को मॉडिफाई कर सकते हो और उसको कुछ क्या कर सकते हो, मतलब उसके बारे में उसको टिश्यूज या जो सेल्स होती है, जो फ्रैक्चर वगैरह होगी, आप उसको देख सकते हो कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट थे जो आपने वहाँ पे यूज किया है उन्होंने सही प्रॉपर काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो यही टर्म क्या कहलाती है बच्चों, आपकी सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो इसका ये बहुत ही प्यारा डायग्राम है, देख लेते हैं इसको एक बार। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लगभग इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है हमारा, 5 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट है आपका कटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कटिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब काटने पीटने का काम करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, शार्प होता है, जो नुकीला होता है। और आपका एक्सेसरीज होता है, मतलब कैंची होती है, इसका पल्स होता है, छुरी होती है, ब्लेड्स होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका होल्डिंग, ग्राफ्सिंग और आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होल्डिंग होती है या फिर कुछ क्या होते हैं, ग्रास्पिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे इसमें क्लैंप आता है आपका, और आपका फोर्सेप मतलब चिमटा वगैरह आता है, जिसको आप टिश्यू को टिश्यू के लिए यूज करते हो, टिश्यू पकड़ सकते हो, चिमटा टाइप का होता है ना, जैसे घरों के अंदर होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है आपका रिट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग का मतलब खींचना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ जैसे आपके पास नीडल टाइप का, कुछ नीडल टाइप होना चाहिए या फिर कुछ कर्व टाइप का होना चाहिए, इस प्रकार का कर्व टाइप का, ठीक है। तो आप मतलब उसको अच्छे से खींच रहे हो या नहीं खींच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका सूचर्स भी होते हैं, जिससे आप क्या करते हो, कहीं से कट लग जाता है छोटा मोटा, तो आप 1-2 टाँका वगैरह भी लगा सकते हो। कुछ क्या होते हैं हमारे मिसलेनियस चीज़ें होती है। मिसलेनियस का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों आप, मिसलेनियस का मतलब होता है कि इन सभी चीज़ों में मिली जुली होती है, जो आप मतलब खींचने के टाइम भी आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे आपके पैर में कहीं क्या होगा, ज़्यादा घाव हो गया और वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ से मान लिया आपका मांस कट रहा है या ख़राब हो रहा है, तो आप वहाँ क्या करोगे, नीडल टाइप का यूज़ करोगे या कर्व शेप वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, ठीक है। टाँका लगा रहे हो, टाँके के लिए यूज करोगे, या जो चिमटा वगैरह होता है वो यूज करोगे, कैंची वगैरह होती है, छुरी, ब्लेड वगैरह, तो ये सब आपकी मिसलेनियस में भी आ जाते हैं, मतलब मिली जुली आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल इक्विपमेंट। तो अगर हम बात करें हॉस्पिटल इक्विपमेंट के बारे में कि हॉस्पिटल जो होता है उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एम्बुलेटरी एड्स। एम्बुलेटरी एड्स का मतलब होता है कि जो एम्बुलेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब खुद से नहीं चल पाते, तो उनके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, व्हील चेयर भी होनी चाहिए, मतलब पहिए वाली, जिसमें क्या होता है, पहिए लगे होते हैं, तो वो चेयर भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल बेड्स एंड एसेसरीज। आपके पास प्रॉपर हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए और प्रॉपर एसेसरीज होनी चाहिए जो बेड के द्वारा लगी होती है, ठीक है। जैसे रोटी रखने के लिए या जो आपका टिफ़िन या जो आपकी मेडिसिन्स होती है वो एसेसरीज होनी चाहिए उस टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस मतलब जो विकलांग वगैरह होते हैं, हड्डी रोग या रीढ़ की हड्डी वाले के लिए, ये क्या होता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका ओस्टोमी अप्लायंस। ओस्टोमी अप्लायंस भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, देखो ओस्टोमी अप्लायंस में ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं बच्चों एक बार। ये बहुत ही बार पूछा जाता है आपका, जो ओस्टोमी क्या होती है, ओस्टोमी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ओस्टोमी क्या होती है बच्चों, ये क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइनल जो होता है और आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जो जितने भी यदि आप क्या कर रहे हो, इंटेस्टाइन, ये आपकी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होता है ये, ठीक है। तो इसमें मान लिया आप क्या कर रहे हो, ऑपरेशन टाइम या सर्जरी कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, इसको वहाँ से हटा दिया जाता है। और जो बाकी जो उसके शेष छोर होते हैं, ठीक है,
उनको क्या होता है, पेट की दीवार पे लगा दिया जाता है। जो पेट का जो स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक की दीवार पे लगा दिया जाता है। और एक स्टोमा को, मतलब जो वो एक स्टोमा होता है, उसको क्या दी जाती है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग दी जाती है, ठीक है, जो क्या करती है, उसको क्रिएट करती है फीसिस को निकालने के लिए, ठीक है, मल को निकालने के लिए, या यूरिन पेशाब को निकालने के लिए, ठीक है। वही क्या कहलाती है, आपकी ओस्टोमी कहलाती है। देखो बच्चों, समझ में आए। ओस्टोमी क्या होती है कि यदि आप क्या कर रहे हो, इंटेस्टाइनल या यूरिनरी ट्रैक्ट में मान लिया क्या कर रहे हो, उस कंडीशन में ऑपरेशन वगैरह कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसके जो शेष छोर होते हैं, उसको क्या होता है, पेट की दीवार पे लगा दिया जाता है, ठीक है। मान लिया आपका यहाँ पे स्टमक है, ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है, लगा दिया। तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्टोमा होता है, स्टोमा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा क्या करता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग की जाती है वहाँ से, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका वहाँ से क्या होता है, जो फीसिस वगैरह मल मूत्र होता है, यूरिन होता है, ठीक है, वो वहाँ से पास हो जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ओस्टोमी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, अदर इक्विपमेंट की। अगर हम अदर इक्विपमेंट की बात करें तो क्या होना चाहिए आपकी हॉस्पिटल इक्विपमेंट के अंदर, तो इसमें फर्स्ट तो होता है आपका एक्सरे मशीन, ठीक। एक्सरे मशीन भी होनी चाहिए आपके पास। अगर आप हॉस्पिटल इक्विपमेंट प्रॉपर रख रहे हो तो उसमें आपके पास एक्सरे मशीन भी होनी चाहिए, जो जैसे आप लंग्स का कर सकते हो, बोन फ्रैक्चर का कर सकते हो, हाथ टूट गया, ठीक है, हड्डी फ्रैक्चर होगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सरे मशीन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ईसीजी। ईसीजी क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होती है, जो हार्ट बीट को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बीपी एपरेटस या बीपी इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर भी होना चाहिए, जो ब्लड शुगर के लेवल को चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीटी स्कैन। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटराइज टैमोग्राफी होती है, ठीक है बच्चों। क्या होती है, कंप्यूटराइज टैमोग्राफी होती है। ये एक प्रकार का स्कैनर कहलाता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, हेड इंजरी हो जाती है, की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन में प्रॉब्लम हो जाती है, स्पाइनल कोड में हो जाती है, एसेट्रा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीटी स्कैन यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर होने चाहिए, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, चैप्टर 6, ठीक है बच्चों। चैप्टर 6 आपका क्या होता है, ये होता है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब अगर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में बात करें कि रेडियो फार्मास्यूटिकल होते क्या है, ठीक है, तो इसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल देख लेते हैं क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आर यूज वर्ल्ड वाइड इन मेडिकल एप्लीकेशन के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए, सच है जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, ठीक है। मतलब रेडियो एक्टिव मतलब समझ रहे हो ना आप बच्चों। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी इस प्रकार का मटेरियल होते हैं जिसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में प्रॉपर यूज किया जा रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। इनमें आपकी कुछ मेडिकल एप्लीकेशन आती है, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आते हैं, कुछ इसमें आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट भी आते हैं, जैसे आपका टेलीविज़न ऑलमोस्ट पूरी दुनिया सब हर कोई यूज कर रहा है टेलीविज़न। स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, हर कोई आप मतलब लगभग सिगरेट वगैरह स्मोकिंग कर रहा है। फॉस्फोरस क्लॉक्स होता है आपका, और लाइटिंग रोड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके सारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, या फिर मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें इसकी हम कि जो आपका एक्सरे था, एक्सरे का जो साइंटिस्ट था उसने कब किया था एक्सरे का आविष्कार, तो कौन था वो बच्चों, हमारा जर्मन विलियम रोएंटजन था वो। और कब किया था उसने, 1895 में किया था। ये पिछली बार एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, और आपका फार्मासिस्ट का जो 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करें हम टाइप्स ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, कि जो आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है आपका बच्चों रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ठीक। नेक्स्ट है आपका रेडियो न्यूक्लियोटाइड जनरेटर। नेक्स्ट है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिकर्सर।
नेक्स्ट आपका किट फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो ये आपके 4 टाइप होते हैं आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, कि जो आपकी रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है तो वो क्या होती है बच्चों, एसआई होती है, जिसमें हम क्या कर सकते, क्या एक्सप्रेस करती है ये, एक्सप्रेस इन बी एक्वरल मतलब बी क्यू। ठीक है, ये क्या था, हमारा एक साइंटिस्ट ने दिया था एसआई का। ठीक है, तो कौन था बच्चों, हमारा हेनरी बिकुरल। ठीक है, हेनरी बिकुरल। ये भी बहुत शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देख लेना एक बार। ये क्या थी हमारी, द ओल्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज क्यूरी। ठीक है, जो ये क्या होती है, मतलब पुरानी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट थी जिसको हम क्यूरी के नाम से, सीआई के नाम से जानते हैं। और किसने दिया था ये, मैडम मारिए क्यूरी ने दिया था। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 ग्राम ऑफ रेडियम। अगर हम 1 ग्राम रेडियम की बात करें तो वो क्या होता है, लगभग 226 एंड इज इक्वल टू, इसके इक्वल कितना होता है, लगभग वो 3.7 इंटू 10⁻10 BQ। ठीक है, इतना होता है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें रेडियो एक्टिविटी की, तो फर्स्ट है आपका गैस फिल्ड ट्यूब काउंटर। तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, गैस फिल्ड ट्यूब काउंटर भी होना चाहिए, जिसमें आपके क्या होते हैं, द काउंटर गीजर काउंटर होता है, गीजर मूलर काउंटर होता है, जिसमें जो गामा रेज यूज होती है लगभग 1000 वोल्ट। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट है आपका सिंटिलेशन काउंटर में क्या होता है, क्रिस्टल ऑफ सम सर्टेन सब्सटेंस, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, वो सब्सटेंस यूज कर रहे हो आप, तो वो किस में होते हैं, आपके सिंटिलेशन काउंटर में होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं वे क्रिस्टल हमारे, तो इसमें होता है सीजियम फ्लोराइड होता है, कैडमियम टंगस्टन होता है, सोडियम आयोडाइड होता है, इमिट, और आपका स्मॉल फ्लैशेस ऑफ लाइट व्हेन बम्बार्ड बाय एक्सरे। ठीक है, कि बम्बार्ड का मतलब होता है बमबारी होना है, बौछार करना। ठीक है बच्चों, बौछार करना या फिर बमबारी होती है ना, तो जब क्या होती है उसकी लाइट या फ्लैशेस पड़ती है। ठीक है, तो एक्सरे द्वारा जब एक्सरे आप करते हो ना, तो अचानक से एकदम लाइट पड़ती है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो एक प्रकार से बौछार होती है। ठीक है, तो उसमें आप क्या यूज करते हो, कैल्शियम फ्लोराइड, कैडमियम टंगस्टन, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के क्या होता है इसमें, ये हमारा ये सेमीकंडक्टर इज ए सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बिटवीन दैट ऑफ ए मेटल एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो बच्चों, जो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूज कर रहे हो तो उसके बीच में क्या होता है, आपका एक मेटल या फिर एक इंसुलेटर होता है, वही क्या कहलाता है, आपका सेमीकंडक्टर सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो जो आपका अल्फा बीटा गामा रेडिएशन होती है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम देखें, हल्का सा यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पेन चेंज कर लिया हमने। ठीक है, तो चलो, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है इसमें, अल्फा बीटा जो रेडिएशन गामा और रेडिएशन होती है, ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं लगभग वो एटम्स के बने होते हैं। दीज हैव इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं अराउंड द आउटसाइड, मतलब उसके आउटसाइड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं। एंड ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस रखते हैं। इन द मिडिल, मतलब बीच में, ये मान लिया ये क्या होता है यहाँ पे, ये आप क्या रख रहे हो, ये आपका पोर्शन है, तो इसके अराउंड क्या होते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये आपके प्रोटॉन होते हैं यहाँ पे, एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं। ठीक है, एंड एक्सट्रीमली स्मॉल, और ये क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी। देखो ये यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि जो आपकी रेज आ रही है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, देखो बच्चों दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपके रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें इसकी रेडिएशन के बारे में, तो रेडिएशन की जो अगर हम इसके जो पार्टिकल्स के बारे में अगर हम देखें तो जो सबसे पहला है हमारा अल्फ़ा। अल्फ़ा की जो रे जाएगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा की रे या बीटा के जो पार्टिकल्स होंगे वो किस प्रकार जाएंगे, ये हमने 3 कॉलम यहाँ पे खड़ी कर दी है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो बीटा वाली होगी तो बीटा वाली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फास्ट होती है, तो वो लगभग 2 लाइनों को आपकी क्रॉस कर जाएगी। तो उसमें आपकी जो इमिट या जो रे होगी वो इस प्रकार आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम गामा की, अल्फ़ा बीटा गामा। तो गामा की देखो, अल्फ़ा की भी स्टेट गई, बीटा की भी स्टेट गई, लेकिन वो थोड़ी फास्ट थी। अब अगर हम गामा की बात करें तो गामा की क्या होती है, थोड़ी धीरे चलती है, ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ये आपकी जो तीनों कॉलम होती है उसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है बच्चों, ये तीनों को क्रॉस कर जाती है। तो ये क्या होता है, अगर हम बात करें ऐसे नॉर्मली, ये क्या होता है, हमारा पेपर होता है, ये एल्यूमिनियम है, लेड है, ठीक है, जो मैंने अभी कॉलम बताई है। तो ये क्या होता है, पेपर, अगर हम पेपर की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार पेपर में को क्रॉस हो जाएगी। एल्यूमिनियम को इतना क्रॉस पर कर पाएगी, और लेड जो होता है वो लेड को इतना क्रॉस पर पाएगी। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है, हमारी गामा होती है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब अगर हम बात करें अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में, तो जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 आपके प्रोटॉन होते हैं, ठीक है बच्चों। एज दे आर चार्ज, दे आर अफेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, और वे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, जो किस पे अफेक्ट डालते हैं, इलेक्ट्रिक और आपके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब अगर हम बीटा पार्टिकल्स के बारे में बात करें कि बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीटा पार्टिकल्स पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है और 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका गामा रे। गामा रे की बात करें हम तो गामा रे क्या होती है, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता। दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो अब इसकी जो ट्रेवलिंग की जो लाइट की जो ट्रेवलिंग की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 3 × 10⁻² 8 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट है हमारा गामा रेडिएशन इज वेरी डिफ़िकल्ट। गामा रेडिएशन क्या होती है, बहुत कठिन भारी होती है, ठीक है, स्टॉप रुक जाती है वो जल्दी। दूसरी चीज़, और धीरे चलती है। दूसरी चीज़, इट टेक्स अप टू 30 mm ऑफ लेड, ठीक है, मतलब लगभग ये क्या होती है, जो लेड वाला पोर्शन अभी हमने दिखाया था, ये पेपर हो गया, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया और आपका ये लेड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होती है, गामा रेडिएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट और स्टॉप हो जाती है जल्दी ही, लेकिन ये क्या करती है, लगभग 30 मिलीमीटर आपका जो लेड वाला पोर्शन होता है वो उसको ले लेती है। नेक्स्ट है आपका दे कैन पेनिट्रेट आवर बॉडीज एंड हिट सेंसिटिव ऑर्गन। और ये क्या होती है, आपकी हमारी बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट हो सकती है, हो जाएगी, और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन को भी डैमेज करने का काम कर सकती है, डैमेज कर सकती है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो सबसे पहला है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, परमाणु विखंडन होता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें क्या यूज करते हैं, आयोडीन 131 या फिर मोलिब्डेनम 99, ठीक है, परमाणु विखंडन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चार्ज पार्टिकल बम्बार्डमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट। नेक्स्ट है आपका रेडियो न्यूक्लियोटाइड जनरेटर सिस्टम। तो ये 4 चीज़ें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रिक्वेशन, मतलब सावधानियाँ क्या होती है, सावधानियाँ। तो फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिंग प्रिक्वेशन होना चाहिए आपके पास, मतलब प्रॉपर तरीके से आपने कपड़े पहने हुए होने चाहिए, ठीक है, मतलब आपकी जो पर्सनल आप बचाव कर सकते हो अपना, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या होना चाहिए आपके पास, रबड़ ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है, नेट्राइल ग्लव्स होने चाहिए, शूज़ वगैरह भी होने चाहिए।
दूसरी चीज़ सेफ्टी ग्लासेस होना चाहिए आपके पास, आँख आँख पे आप लगा सकते हो सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है आपको प्रोटेक्टिंग आवर व्रिस्ट, मतलब कलाई जो होती है आपकी उसको प्रॉपर, उसको आप क्या कर सकते हो, अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फूड एंड बेवरेज, पेय पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल, फूड एंड ड्रिंकिंग नोट कंजम्पशन, ठीक है। अगर आप रेडियो एक्टिव मटेरियल आप यूज कर रहे हो या वहाँ पर काम कर रहे हो तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, खाना पीना या कंजप्शन नहीं कर सकते हो। जहाँ पे आप ये जो एरिया बना हुआ होता है जहाँ पे सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है, वहाँ खाना पीना नहीं कर सकते आप, ठीक। दूसरी चीज़ नो स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एंड कोल्ड, ये भी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टोरिंग फूड आइटम्स ऑन द डेस्क शुड आल्सो बी अवॉइडेड, ठीक है। तो आप कोई भी फूड को वहाँ पे या फूड आइटम्स को आप स्टोर नहीं कर सकते, कोई भी डेस्क वहाँ पे नहीं होती जिससे आप क्या हो सकते हो, अवॉइड मतलब दूर हो सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इसके साइन एंड लेबल, साइन एंड लेबल होता है। नेक्स्ट आपका लेबलिंग ऑफ द रूम। अब अगर हम बात करें इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, तो सबसे पहली बात है इसमें, सबसे पहला आता है आपका कैंसर एंड ट्यूमर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो आपका एमरीसियम होता है मतलब 241, वो क्या करते हैं हम एंटीनियोप्लास्टिक पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका गोल्ड 94 यूज, ये जितनी भी सारी टर्म होगी ना अब ये सारी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना अच्छे से एक बार। क्या है आपका एमरीसियम 241, ये एंटीनियोप्लास्टिक पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और आपका जो गोल्ड 94 होता है उसको आप कोबाल्ट 60 आप उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि एंटीनियोप्लास्टिक पर्पज़ के लिए कोबाल्ट 60 यूज होता है। नेक्स्ट आपका ब्रेकाई थेरेपी, ब्रेकाई थेरेपी फॉर कैंसर, प्रोस्टेट एंड ब्रेन, यूज आयोडीन 1 to 5 60 दिन तक, ठीक है। तो इसमें जो एक क्या होती है आपकी ब्रेकाई थेरेपी होती है कैंसर के लिए, जिसमें आपका जो प्रोस्टेट कैंसर होता है और आपका ब्रेन कैंसर होता है, तो उसमें आप आयोडीन 125 यूज कर सकते हो लगभग 128 दिन तक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर भी आपको हो सकता है, ग्रेविस डिजीज भी हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आयोडीन 131 ले सकते हो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या ग्रेविस बीमारी आपको हो गई है। नेक्स्ट है आपका बोन मेटास्टेसिस, बोन मेटास्टेसिस की बीमारी के लिए आप क्या कर सकते हो, स्ट्रोनियम 89 यूज कर सकते हो और फॉस्फोरस 32 यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों, एर्बियम 169 यूज कर सकते हो और गोल्ड 189 यूज कर सकते हो, जो कि क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए यूज किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में बात करें तो उसमें आप क्या दे सकते हो, अमोनिया N13 दे सकते हो, ठीक है, या फिर लीवर ट्यूमर के लिए भी दे सकते हो। लीवर ट्यूमर के लिए आप क्या दे सकते हो बच्चों, होलमियम 166 दे सकते हो, क्या होलमियम, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। तो ये आज आपका लगभग इसमें हमने 5-6 चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है या कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैप्पी।